स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर 4 यूनिट 1 में डिस्कशन चल रहा है अभी। चैप्टर 4 यूनिट 1 में हुआ, यूनिट 1 में 4.8 पर। ओके, और आपको याद दिला दूं तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है फॉर्मूलाज पर, टी आर, ए आर, एम आर। ओके, आज थोड़ा सा थेरोटिकल भी पढ़ लेते हैं। टोटल रेवेन्यू मतलब या फिर टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द परचेसर ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट रेफर्स टू द amount of money which a firm realizes by selling certain units of commodity। फॉर्मूला क्या था? टी आर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब ना बहुत बार एग्जाम में मैं बोलूँ ये दोनों भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे डायग्राम। बहुत बार एग्जाम में ना क्या करते हैं, ये वाला एरिया दे देते हैं, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो पहले देखना इस एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, इस एक्सिस पर। ओके, आपको ये पॉइंट पूछा है ना, यहाँ से ये वाला बॉक्स, यहाँ पे जो लिखा है इनटू दिस, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है। तो दिस शेडेड रीजन इज फॉर टोटल रेवेन्यू। ओके, आई होप इट इज क्लियर। और टोटल रेवेन्यू कर्व इंक्रीजिंग 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 दिखाया। मैं बोलूंगी, मैं टोटल रेवेन्यू कर्व पे अभी कुछ भी कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि डिपेंड करेगा टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा है ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, कि कौन से टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेगा। देन एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का जो थियोरेटिकल पार्ट क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो द फर्म्स डिमांड कर्व, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ए आर इज इक्वल टू प्राइस तो बोलते ही हो, ओके, पर आपका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व शो करते हो ना, दैट इज नथिंग बट फर्म का डिमांड कर्व। ओके, क्योंकि आप उस पे ना हर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी वो शो करते हो, इसलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो फर्म्स डिमांड कर्व। एवरेज रेवेन्यू का और एक फॉर्मूला टी आर अपॉन क्यू, ए आर इज इक्वल टू पी भी बोल सकते हो। देन मार्जिनल रेवेन्यू, marginal revenue is a change in the total revenue resulting from sale of an additional unit, of a commodity. Okay, MR is the rate of change in total revenue resulting from sale of an additional unit of output, that is delta TR upon delta Q कब यूज करते हो? मोर देन 1 यूनिट का गैप हो तो, 1 यूनिट गैप हो तो MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1। ओके, ये वाला फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया, टी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर। देन डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको लर्न कराया, डी अपॉन डी क्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू होगा। और ना ये जो एम आर होता है ना, ये एम आर होता है ना, दिस इज स्लोप ऑफ टी आर बोलूंगी मैं। एम आर इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व। ओके, कैसे मैम इसको स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कैसे? तो मैं बोलूंगी जो भी टोटल रेवेन्यू का शेप होगा ना, टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप होगा, शेप होगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन एम आर, बिकॉज टी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर। टी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर। एम आर अगर पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो टी आर इंक्रीज होगा, एम आर अगर नेगेटिव है तो टी आर फॉलिंग होगा कर्व। ओके, सो एम आर इज स्लोप ऑफ टी आर, क्लियरली याद रखना है, क्लियरली याद रखना है, एम आर इज स्लोप ऑफ टी आर। अब ना थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, यूनिट में जो भी दिया है ना आपको थ्योरेटिकल पार्ट, उससे थोड़ा बाहर आ जाओ। ओके, सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे डिमांड कर्व्स, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, ए आर कर्व्स। डिमांड कर्व इज नथिंग बट ए आर कर्व, अभी तो पढ़ा हमने। ओके, एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो डिमांड कर्व होता है फर्म का। ओके, डिमांड कर्व होता है। तो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व कैसा रहेगा? परफेक्ट कंपटीशन इज देयर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज देयर। थोड़ा सोच के बताना है। यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आपका प्राइस रहेगा। थोड़ा सा याद करो कैसा रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन के केस में मुझे बोलो प्राइस सेट करने का अथॉरिटी इंडिविजुअल फर्म को है क्या? नहीं, जो प्राइस मार्केट डिमांड सप्लाई फोर्सेस से डिसाइड होगा वही प्राइस एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। ओके, तो सेम रहेगा प्राइस, क्वांटिटी कितनी भी रहो, आपके पास प्राइस सेटिंग अथॉरिटी है ही नहीं, प्राइस सेम रहेगा। तो मैं बोलूंगी ये डी डी इज अ डिमांड कर्व, या फिर इसी को मैं ए आर कर्व बोलूँ तो भी चलेगा ना अभी आपको। तो ये कैसा कर्व है, कौन से टाइप का है? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। या फिर इसको मैं ईपी की वैल्यू कितनी है, ईपी की वैल्यू कैसे ढूंढते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे हमको क्वांटिटी का तो चेंज पता नहीं, कितना भी हो सकता है, लेकिन प्राइस चेंज कुछ रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसी प्राइस पे बेचोगे। सो 0% चेंज इन प्राइस, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, इनफाइनाइट आंसर आना है। सो ऐसा बोल सकते हो, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। सही है, प्राइस में चेंज जीरो रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिमांड सप्लाई फोर्सेस से जो प्राइस सेट हुआ है वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस पे क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, कम ज्यादा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व रहेगा, ओके। आई होप इट इज क्लियर है डिमांड कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। रिवीजन चल रहा है फिर भी मैंने डिटेल में बताया। देन सेकंड केस इज मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का जो भी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो भी डिस्कशन है ना डिमांड कर्व का, हमने पहले ही किया है रिवीजन में, मैं बोलूंगी आपका मोनोपोली और दूसरी तरफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ कैसे है मुझे बोलो, दोनों केस में प्राइस सेट करने का अथॉरिटी है, दोनों केस में प्राइस सेट करने का अथॉरिटी है, बट इन केस ऑफ मोनोपोली ज्यादा कंट्रोल रहेगा प्राइस पर एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओके। और मोनोपोली वाले केस में ऐसा हो जाएगा कि आपने अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ किया, उसका इम्पैक्ट जल्दी नहीं होगा क्वांटिटी डिमांडेड पर। और हमने कल के लेक्चर में ही, मतलब रिवीजन, लास्ट रिवीजन लेक्चर में ही बोला था कि ईपी की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, मतलब ही डिमांड कर्व कैसा होना चाहिए, रिलेटिवली इन इलास्टिक, या फिर मैं बोलूं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक जब होता है, कर्व स्टीपर होता है, डिमांड कर्व इज स्टीपर, दिस इज डीडी कर्व, इसी को एआर कर्व भी बोल सकते हो। सिर्फ ना डिफरेंस इतना रहेगा, एआर कर्व अगर बोल रहे हो तो इट शुड नॉट टच एक्स एक्सिस, इसको ना ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा एआर कर्व अगर बोल रहे हो तो, क्योंकि एआर कभी भी जीरो नहीं होता है, एवरेज अगर ढूंढते हो किसी का भी तो वो जीरो कभी नहीं आएगा, नेगेटिव कभी नहीं जाएगा, इसलिए ना ये टच नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम डीडी लिख रहे हैं तो मैंने टच कर दिया एक्स एक्सिस को, आई होप इट इज क्लियर। ये स्टीपर डिमांड कर्व रहेगा, स्टीपर डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्टीपर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। और यहाँ पे क्या रहेगा, अगेन यहाँ पे ना ईपी की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे फर्क पड़ेगा ना लोगों को, क्योंकि अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसा है, अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल ना, ऐसा नहीं कि सिंगल सेलर है, दूसरे भी तो सेलर्स है ना, तो इसकी वजह से लोगों को प्राइस चेंज का फर्क पड़ेगा अच्छा खासा, इसलिए ईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक, या फिर सिर्फ इलास्टिक बोल सकते हो, सिर्फ इलास्टिक बोल सकते हो। कैसा रहेगा फिर डिमांड कर्व आपका, फ्लैटर रहेगा, मोर और लेस फ्लैटर रहेगा। इसी को एआर कर्व, अगेन मैं बोलूंगी एआर कर्व अगर बोल रहे हो तो ये टच नहीं करेगा, मैंने डीडी भी लिखा है इसलिए टच किया है एक्स एक्सिस को। आई होप इट इज क्लियर। तो फ्लैटर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ओके, पहले ये क्लैरिटी दे रही हूँ आपको। अब इसके आगे, इसके आगे ये मार्जिनल रेवेन्यू नाम का कुछ कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू नाम का कॉन्सेप्ट, एमआर। अब परफेक्ट कंपटीशन में सोच के देखो एमआर कर्व कैसा आएगा, एक एक मार्केट में देखना है। परफेक्ट कंपटीशन में, और हम ओलिगोपोली की अभी बात नहीं कर रहे, उसका अलग से रहेगा डिस्कशन, ये तीन मार्केट ही साथ में डिस्कस करूंगी, ओके। एमआर कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मुझे बोलो एडिशनल यूनिट के लिए अगेन यही प्राइस चार्ज करोगे, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज प्राइस फिक्स हो गई है डिमांड एंड मार्केट फोर्सेस से, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 10 रुपीज प्राइस सेट हो गया ये, तो मुझे बोलो एडिशनल कोई भी यूनिट सेल करना है तो वो 10 रुपीज में ही सेल करूंगी, मतलब यहाँ पे एआर भी 10 रुपीज ही रहेगा, एवरेज रेवेन्यू, एमआर भी 10 रुपीज ही रहेगा, हर यूनिट के लिए सेम रहेगा। एडिशनल एक यूनिट सेल करोगे 10 रुपीज, और एक फोर्थ यूनिट 10 रुपीज, फिफ्थ यूनिट 10 रुपीज, सेम ही प्राइस चलेगी ना, प्राइस कम ज्यादा करने का अथॉरिटी नहीं है। तो ए आर और एम आर दोनों एक ही जगह पे रहेंगे, सो मैं ऐसा लिख सकती हूँ इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एम आर का भी यही रहेगा, डिमांड का भी इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आई होप इट इज क्लियर, ओके। रीजन के साथ बता रही हूँ आपको अभी, कि आगे मैं डायरेक्टली ड्रॉ करूंगी, आगे मैं डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करूंगी, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में चली जाऊंगी तो। अब मोनोपोली में सोच के बताना,
मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बोला है एमआर कर्व, और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और एक चीज इन्होंने दी है स्टडी मटेरियल में, उसका ज्यादा मतलब एलाबोरेशन नहीं किया या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ये जो एमआर कर्व होता है ना, इसका जो स्लोप होता है ट्वाइस द एआर कर्व बोला है, ट्वाइस द एआर कर्व रहेगा एमआर कर्व का स्लोप। और एमआर जो है ना, एआर से ज्यादा शार्प वे से फॉल होगा। ओके, मतलब ऑलवेज पहले एमआर फॉल होगा, हमने बहुत बार डिस्कशन किया है, लॉजिकली भी देखा है। अभी मैं वो डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं बस इतना ही बताऊंगी आपको कि एमआर कर्व पहले फॉल होगा और फिर एआर कर्व। तो एमआर कर्व पहले फॉल हो रहा है फिर एआर कर्व। और स्टडी मटेरियल में ये डिस्कशन है कि ये जो गैप है ना, ओके, ये जो एमआर कर्व जा रहा है ना, वाई एक्सिस और आपके डिमांड कर्व, वाई एक्सिस और आपके डिमांड कर्व के बीच में इक्वल डिस्टेंस बना रहा है। ओके, इक्वल डिस्टेंस बना रहा है वाई एक्सिस एंड डिमांड कर्व के बीच में। ये जो शेडेड रीजन मैं बोलूंगी, ये वाला, इसके बीच में इक्वल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा है कि इक्वी डिस्टेंस हो रहे हैं वो दोनों पार्ट्स। ओके, और यहाँ पे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है एमआर को, और यहाँ पे क्लियर है ए आर एम आर अलग रहेगा, प्राइस अलग रहेगी, एवरेज जो निकाल रहे हो एवरेज करके, क्योंकि हर एक यूनिट के लिए अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो ना इन केस ऑफ मोनोपोली, इसलिए दोनों सेम नहीं आ रहे एमआर और ए आर जो भी है। ओके, और यहाँ पे भी ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको प्राइस सेट करने का अथॉरिटी थोड़ा बहुत तो है, इसलिए ए आर और एमआर दोनों सेम रहेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका एमआर का नेगेटिव हो सकता है, जीरो पॉजिटिव। अगेन ये वाई एक्सिस और आपके डिमांड कर्व के बीच में ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा एमआर जो इक्वल रहेंगे पार्ट दोनों। ओके, दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे। अगेन ये भी डिस्कशन है कि एमआर का जो स्लोप रहेगा ट्वाइस द स्लोप ऑफ एआर रहेगा। एमआर कर्व का जो स्लोप है इट इज गोइंग टू बी द ट्वाइस द एआर कर्व का स्लोप। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज मैंने क्या बोली थी कि एमआर कर्व पहले फॉल होगा उसके बाद एआर, आई होप दिख रहा है आपको। अब ना मैंने आपको तीन चीजें बता दी है, तीनों मार्केट के बारे में तीन चीजें। फर्स्ट वन इज डिमांड कर्व, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी क्लैरिटी है, डिमांड कर्व की तो क्लैरिटी है, उसके बाद डिमांड कर्व को ही एआर कर्व कहोगे इसकी क्लैरिटी है। उसके बाद हमने एमआर कर्व कैसा होगा दोनों मतलब तीनों मार्केट में देख लिया है, दोनों नहीं तीनों मार्केट में देख लिया है। ओके, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं चाहिए, तभी आगे का समझ में आएगा, क्योंकि इतना मैं अभी तुरंत ड्रॉ करके आगे निकलूंगी कोई भी मार्केट अगर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब थोड़ा सा डिस्कशन फिर से ये टी आर ए आर एम आर का आएगा। ओके, अच्छे से पढ़ना है। when the demand curve of a firm is a normal downward sloping one, मुझे बोलो डाउनवर्ड स्लोपिंग वन कौन से केस में होता है? अभी हमने पढ़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन से केस में होता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही होता है। आपके परफेक्ट कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है। मतलब हियर हियर दे आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोली मार्केट। जब भी बोल रहे कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, समझ जाना मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ये क्लैरिटी जरूरी है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, देर इज अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग रहा डिमांड का तो देर इज अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर एंड टी आर, इनके बीच की रिलेशनशिप एकदम क्लियर बताई गई है। ओके, कर्व शो किए गए हैं, कर्व शो किए गए देख सकते हो आप यहाँ पे, ये टी आर कर्व दिखाया गया है। टी आर कैसा गया, जीरो से स्टार्ट हुआ, राइजिंग राइजिंग राइजिंग, मैक्सिमम रीच कर गया यहाँ पे मैक्सिमम, और देन इट स्टार्टेड टू फॉल डाउन। और यहाँ पे देखो एम आर कर्व और ए आर कर्व तो आपको क्लियर है। अगर ए आर कर्व को ही मैं बोलूँ डिमांड कर्व, और ए आर को इन्होंने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू शो कर रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं होता है, ए आर कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि ए आर का फॉर्मूला क्या है, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्वांटिटी, और क्वांटिटी कुछ ना कुछ तो रहेगी ना। ओके, और टोटल रेवेन्यू भी कुछ ना कुछ रहेगा, तो जीरो आंसर नहीं आएगा, जीरो आंसर नहीं आएगा, और नेगेटिव भी जा नहीं सकता एवरेज रेवेन्यू। ओके, और एमआर कर्व कैसा, एमआर कर्व इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, और पहले एमआर फॉल हो रहा है फिर एआर फॉल हो रहा है। और एक चीज, हम जैसे टीयू और एमयू का रिलेशनशिप पढ़ते थे ना, when tu is maximum mu is zero, सेम वैसे ही है। when tr is maximum mr is zero, when tr is maximum mr is zero, क्योंकि हम ना ये जो tu यहाँ पे फाइंड आउट करते थे समेशन ऑफ mu करते थे,
यहाँ पे टीआर भी अगेन मैं बोलूँ समेशन ऑफ एमआर है। एमआर का नंबर जब तक पॉजिटिव मिलते जा रहा है कुछ तो, तब तक टीआर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे ही जीरो आ गया स्टैग्नेंट मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और जैसे ही एमआर नेगेटिव होता जा रहा है, मैं बोलूँ आप ऐड करने की जगह लेस करोगे नंबर, नेगेटिव एमआर ले रहे हो मतलब ऐड करने की जगह लेस करोगे तो टीआर फॉल होगा, टीआर फॉल होगा। ओके, आई होप क्लियर है ये रिलेशनशिप। एक बार बस वर्डिंग क्या दी है वो देख लेते हैं। द एवरेज रेवेन्यू को, एवरेज रेवेन्यू कैसा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड, डिपिक्टिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एमआर कर्व लाइज बिलो एआर कर्व, पता है हमको। हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइंस मोर रैपिडली देन एवरेज रेवेन्यू, सही है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस कब तक, एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, सही है। एंड टोटल रेवेन्यू स्टार्ट टू डिक्लाइन और हैज अ नेगेटिव स्लोप व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव। जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा, एमआर नेगेटिव, नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो तो आपका टीआर का नंबर फॉल होना शुरू हो जाएगा। सो टोटल रेवेन्यू कर्व इनिशियली इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्यों डिमिनिशिंग रेट दिया है तो एमआर फॉलिंग है ना, एमआर डिमिनिशिंग एमआर है, इसलिए डिमिनिशिंग रेट पे रीचेस मैक्सिमम एंड देन इट्स फॉल्स व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम जीरो। इस पे क्वेश्चन आता है, ये जो पॉइंट है ना, व्हेन एमआर बिकम जीरो टोटल रेवेन्यू कितना रहेगा, मैक्सिमम। एमआर जब जीरो हो जाएगा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम रहेगा। आगे क्या दिया है, स्लोप ऑफ टीआर इज जीरो। मुझे बोलो स्लोप ऑफ टीआर मतलब क्या, अभी तो पढ़ा था। स्लोप ऑफ टीआर मतलब ही आपका एमआर, और वो जीरो रहेगा। ओके, वर्डिंग कैसे भी दे दे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वर्डिंग कैसे भी दे दे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, और क्लियर दिया है ये जो ए आर टी आर और एम आर देख रहे हैं ना हम लोग, ऐसे फर्म के जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के साथ रहती है। तो मैं बोलूँ ये तो दो मार्केट में ही पॉसिबल है। कौन सा, मोनोपोली वाला और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चाहिए तो वो फिगर के पास लिख लो, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है ऐसा, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, ये वाला डायग्राम, ये जो रिलेशनशिप दिखा है। अब इट मे बी नोटेड दैट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ imperfect competition average revenue of an individual firm slopes downward in these market forms when the firm increases the price of its product, quantity demanded decreases। सही है, नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में कैसा है, सिंस द फर्म इज अ प्राइस टेकर, एवरेज रेवेन्यू कर्व और अ डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। अभी पढ़ा हमने, ऐसा होता है डिमांड कर्व। इसको ही आप एआर को बुला सकते हो, इसी को आप एमआर को बुलाते हो, अभी देखा। when price remains constant, mr will be equal to ar and thus ar curve mr curve will coincide and will be horizontal curves, अभी जैसे दिखाया गया है। ओके, ऑलरेडी डिस्कस, और यहाँ पे लिखा है क्लियरली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म के केस में रहेगा। अब ये इन्होंने सिर्फ मैं बोलूँ एआर और एमआर का ही दिया, फिर टीआर कैसा रहेगा आपको क्या लगता है। टीआर मैं बोलूंगी कंटिन्यूअसली राइजिंग ही रहेगा ना, कंटिन्यूअसली राइजिंग। रीजन बीइंग प्राइस सेम ही रहेगी। एमआर मेरा अगर फॉल ही नहीं हो रहा है, मुझे बोलो एमआर मेरा नेगेटिव जा रहा है क्या, यहाँ पे नहीं जा रहा है, स्टैग्नेंट रह रहा है। एमआर जब तक नेगेटिव नहीं जाएगा तब तक मेरा टीआर फॉल कैसे होगा। जब तक एमआर पॉजिटिव है तब तक टीआर बढ़ने ही वाला है, और इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एमआर तो जा ही नहीं रहा है नेगेटिव में, स्टैग्नेंट है, तो आपका टीआर बढ़ता ही रहेगा कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यूअसली राइजिंग चाहिए तो वहां पे ड्रॉ कर लो, ये परफेक्ट कंपटीशन में टीआर कर्व ऐसा रहेगा। देन रिलेशनशिप बिटवीन एआर एमआर टीआर और आपका इलास्टिसिटी बोलूंगी मैं, ये हमने डिस्कस किया है, ये हमने डिस्कस किया है फॉर्मूला डिस्कस करते हुए। अब ना बस एक बार देख लो, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड फॉलिंग डिमांड कर्व अगर हो, हमने जो हमारे ज्योमेट्रिक मेथड में देखा है, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एट मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट पे कितना रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ये आपका डिमांड कर्व। यहाँ पे अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूँ, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट करते हो ना, दोनों इक्वल रहेंगे तो आंसर 1 आना है। दोनों इक्वल रहेंगे, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है समझो, 1 आ जाएगा आंसर। ओके, मिड पॉइंट पे ये हमको याद है मैम, इलास्टिसिटी 1 रहेगी। और डी डी इज नथिंग बट योर ए आर कर्व। इट फॉलोज दैट मार्जिनल रेवेन्यू करस्पॉन्डिंग टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व विल बी जीरो। क्यों, तो हमने यहाँ पे पढ़ के रखा है रिलेशनशिप में,
ई की वैल्यू 1 रहेगी तब एम आर कितना आएगा, 0 आएगा। तो तुरंत आपका ये जो डॉटेड लाइन शो की हुई है ना, दिस इज एम आर कर्व। एम आर कर्व जब ई की वैल्यू, जब ई की वैल्यू 1 है तो उस क्वांटिटी के लिए आपने बोलना है एम आर की वैल्यू 0 रहेगी, एम आर की वैल्यू 0। और मुझे बोलो जब एम आर 0 होता है तब टी आर कैसा होता है, व्हेन एम आर इज 0 टी आर इज मैक्सिमम। तो नीचे देख लो ये टी आर कर्व दिखा है, इसको ना कभी कभी टी आर कर्व है ना, इसको इन्वर्टेड यू शेप बोलते हैं, इन्वर्टेड यू, उल्टा यू। दिस टी आर कर्व इज इन्वर्टेड यू शेप। तो यहाँ पे मैक्सिमम दिखाया है टी आर कर्व। आई होप इट इज क्लियर। और ये इन्वर्टेड यू कब आता है, कौन से केस में, और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का है ही नहीं ये रिलेशनशिप में बोलूं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा डिमांड कर्व ही नहीं होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल। परफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं रहेगा, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप इट इज क्लियर। और आगे क्या बोला है डिस्कशन, जब ई की वैल्यू, मुझे बोलो ये वाला रीजन, पहले ये वाला रीजन देख लेते हैं। ओके, ये वाले रीजन में मैंने कोई पॉइंट ले लिया, समझो ये वाला पॉइंट, पॉइंट ई, पॉइंट ई। क्या करते हो, फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, चैप्टर 2 में पढ़ाया है ये। तो मुझे बोलो लोअर सेगमेंट ग्रेटर नंबर रहेगा या स्मॉलर नंबर रहेगा, यहाँ पे लोअर सेगमेंट पॉइंट ई के लिए लोअर सेगमेंट बड़ा है ना, सो ग्रेटर नंबर, फॉर एग्जांपल 5 लिख दिया। और यहाँ पे स्मॉलर नंबर अपर सेगमेंट, छोटा ही है ना, स्मॉलर स्मॉलर नंबर रहेगा। ओके, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा ना वैल्यू, तो ये पूरे रीजन के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। एंड वी नो दैट व्हेन ई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, व्हेन ई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एम आर इज पॉजिटिव। चेकआउट, कंफर्मेशन कर लो। ए आर जब तक ऐसा है ना, ग्रेटर देन 1, आपका एम आर आपको पॉजिटिव ही दिख रहा है, सी एम आर पॉजिटिव। और इधर के शेडेड रीजन में क्या हो जाएगा, दिस शेडेड रीजन, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी या लेस देन, कैसे डिसाइड करोगे, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ फिर डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ई, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट स्मॉलर नंबर रहेगा, अपर सेगमेंट बड़ा नंबर रहेगा। तो मुझे बोलो किसी स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय ग्रेटर नंबर करूँ तो लेस देन 1 आएगा ना वैल्यू। यही तो बोला इन्होंने, इतना ये जो रीजन है ना लेस देन 1 आएगा ई का वैल्यू, ई इज गोइंग टू बी लेस देन 1। और जब ई का वैल्यू लेस देन 1 होता है एम आर आपका नेगेटिव जाता है। सी यहाँ से ही शुरू हो गया, ये कोई भी पॉइंट चूज करो आप चेक करो, एम आर नेगेटिव में, एम आर नेगेटिव में जाएगा। ओके, मतलब जो रिलेशनशिप दिया है प्रूव हो रहा है। और मुझे बोलो जब तक एम आर पॉजिटिव रहेगा तब तक टी आर राइजिंग होता है, अभी तो पढ़ा, जब तक एम आर पॉजिटिव है तब तक टी आर बढ़ता ही रहेगा, जब एम आर 0 तब टी आर मैक्सिमम, एम आर नेगेटिव में चला गया टी आर फॉलिंग। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। ओके, अब बिहेवियर प्रिंसिपल, मैं बोलूँ बिहेवियरल प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, ये क्लैरिटी हो तो ही अच्छे से समझ में आएगा। दो प्रिंसिपल दिए हुए, फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या बोला है, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। मतलब इनका क्या कहना है, अगर आपके टोटल रेवेन्यू कम है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पा रहे। मुझे बोलो पहले तो दो टाइप के कॉस्ट होते हैं टोटल कॉस्ट में, दो टाइप के, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सही है। तो ये लोग डिस्कशन सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट का डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज अ सम कॉस्ट, उसको डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं किया जा रहा है। सो इनका क्या कहना है, आपका टोटल रेवेन्यू जो मिल रहा है वो अगर कम है, वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं कवर कर पा रहे, तो देन शट डाउन। अगर टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टीवीसी देन कंटिन्यू। और यहाँ पे जो शट डाउन हो रहा है ये टेम्पररी बेसिस पर है। ओके, फॉर्म सीजेस प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन, जब शट डाउन वर्ड यूज कर रही हो ना, शॉर्ट रन वाला शट डाउन है, टेम्पररी शट डाउन कर रहे हो आप। ओके, ओके, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ, अभी ये टीआर की जगह मैं इसको एआर में कन्वर्ट करूँ तो ऐसा बोल सकती हूँ, इफ एआर इज लेस देन एवीसी, मतलब आपका जो प्राइस है ना, एआर मतलब प्राइस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पा रहा है तो शट डाउन कर दो। और अगर और अगर
आपका एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो कंटिन्यू करो। ओके। आप बोलोगे मैम बीच वाला केस आपने दिया नहीं, दोनों इक्वल है तो क्या करें? दोनों इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शट डाउन करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने आपको जो बोला है कि बेटर टू शट डाउन, मुझे क्या बोलना है, उतना ही होगा ना जो भी आना है इम्पैक्ट, तो शट डाउन करके आया हुआ अच्छा। कंटिन्यू करके आप मेहनत करोगे और आंसर वही आएगा जो शट डाउन करके आया है, तो मैं बोलूंगी शट डाउन करना ही ऑलवेज बेटर रहेगा, दोनों इक्वल रहे तो। ओके। एक बार रीड करेंगे। फर्म ऑलवेज हैज द ऑप्शन ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग एट ऑल इफ फर्म्स टोटल रेवेन्यू आर नॉट इनफ टू मेक अ गुड इनफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पा रहे हो तो बेटर टू शट डाउन। competitive firm should shut down if price is below ABC. It will minimize the loss. क्यों लॉस मिनिमाइज क्यों हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। आपका कितना टोटल कॉस्ट रहेगा? सी आपने अगर शट डाउन कर दिया, ये वेरिएबल कॉस्ट रहेगा क्या? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो कितना रहेगा टोटल कॉस्ट? सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने अगर कंटिन्यू किया और आपका जो भी टोटल रेवेन्यू है, आपने कंटिन्यू करके जो टोटल रेवेन्यू अर्न किया वो कम है, टीवीसी भी कवर नहीं कर पा रहा है, मतलब ये फिक्स कॉस्ट के तो पैसे भरो, ऊपर से थोड़ा सा टीवीसी जो कवर नहीं हुआ है उसके भी पैसे भरो, मैं बोलूंगी एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ फिक्स कॉस्ट का खर्चा रहेगा, तो इट विल हैव ऑपरेटिंग लॉस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट रहेगा, सिर्फ संक कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट रहेगा शटडाउन डिसीजन में, क्योंकि ऑलरेडी इनकर्ड रहेगा। मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू द शटडाउन प्राइस, जितना मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अलाउड रहेगा उसको शटडाउन प्राइस बोलोगे, और ये शटडाउन शॉर्ट टर्म में हो रहा है, टेम्पररी शटडाउन है बोलोगे। अब यहाँ पे ना इस पैरा में एक डिस्कशन आया, उसका डिस्कशन ले लेती हूँ। व्हेन AR इज ग्रेटर देन मिनिमम ABC बोला है, व्हेन AR ग्रेटर देन मिनिमम ABC, ऐसे केस में मुझे बोलो, आप ABC बोल रहे हो तो मैं बोलूंगी ATC का पार्ट है ना ABC, ATC इज AFC प्लस ABC, सही है? ये सबको याद है आई होप। ATC इज ABC प्लस AFC। यहाँ पे क्या बोला है, आपका जो प्राइस है ना मिनिमम ABC को कवर कर रहा है, मतलब ये कवर करके थोड़ा बहुत आपका AFC भी कवर हो रहा है, थोड़ा बहुत। ओके, थोड़ा बहुत कवर हो रहा है, लेकिन पूरा ATC कवर नहीं हो रहा है, पूरा ATC कवर नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगी देर देर इज गोइंग टू बी लॉस, लॉस रहेगा ना, फिर भी लॉस रहेगा। दूसरा क्या बोला है, प्राइस इक्वल टू मिनिमम ATC बोला है, मतलब प्राइस एग्जैक्टली आपका ATC कवर कर रहा है, तो मैं बोलूंगी नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। जब आपका AR दैट इज प्राइस इक्वल टू मिनिमम ATC, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर होंगे, तो इसको जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। इफ प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम ATC, अगर आपका प्राइस दैट इज AR इज प्राइस दैट इज AR इज ग्रेटर देन ATC, मतलब ATC को कवर करके और कुछ पैसे बच रहे, और कुछ मतलब मैं बोलूंगी प्रॉफिट हो रहे हैं आपको और कुछ पैसे बच रहे, तो कॉस्ट कवर करके नॉट ओनली कवर्स इट्स फुल कॉस्ट बट ऑल्सो अर्न्स पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट बोल सकते हो या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके, प्रिंसिपल 1 क्लियर है। प्रिंसिपल 2 इज firm will be making maximum profits by expanding output to the level where marginal revenue is equal to marginal cost, marginal revenue is equal to marginal cost, या फिर मैं बोलूंगी इसको अलग तरीके से कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, जब MR इज इक्वल टू MC हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ओके, और इसको ना और एक ट्विन कंडीशन अटैच्ड है जो यहाँ पे नोटेड नहीं है लेकिन आगे आएगा डिस्कशन। MC curve should cut MR curve from below. MC curve should cut MR curve from below. ओके, अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिखा है MR कर्व का, MC कर्व। मार्जिनल कॉस्ट नॉर्मली हमने जो पढ़ा है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाले में यू शेप का होता है, लेकिन इन्होंने हाइपोथेटिकली आपको अपवर्ड स्लोपिंग ही शो किया है, MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग शो किया है, MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग शो किया है।
अब चेक करो जहां पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है, इनका कहना है कि ये क्वांटिटी सेट करनी चाहिए आपने, यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट ये वाला क्वांटिटी सेट करो। अब क्यों प्रॉब्लम है, तो पहला वाला सेट कर दोगे पहले ही रुक जाओगे ए वाले क्वांटिटी पे। यहाँ पे देखो बोला आपका ये मार्जिनल कॉस्ट, इस क्वांटिटी के लिए आपका ये मार्जिनल रेवेन्यू, तो मुझे क्या बोलना है, मुझे ना मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा मिल रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट से, तो गलत हो जाएगा ना, रुक क्यों रही हूँ, मुझे और चाहिए उतने प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मिल रहा है, एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ओके, इसलिए ये क्वांटिटी से पहले रुकोगे तो आप लूज करोगे, जो प्रॉफिट है वो लूज करोगे, इसलिए पहले नहीं रुकना है। आगे क्यों नहीं जाना है, आगे चले जाओगे तो देखो पॉइंट बी पे, आगे चले जाओगे तो क्या होगा देखो, अगर आगे चले गए, ये पॉइंट बी पे आपका एम आर यहाँ पे, सी दिस इज योर एम आर, एम आर कब है ना, इतना है एम आर, और आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना है यहाँ पे, इतना आपका मार्जिनल कॉस्ट, सी माय मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल, मैं बोलो प्रॉफिट होगा क्या, एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है क्या, एडिशनल रेवेन्यू बोल रही हूँ। नहीं, नहीं मिलेगा क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है एडिशनल, तो आपने आगे भी नहीं जाना है, आगे चले गए तो आप प्रॉफिट उतने अच्छे अर्न नहीं कर रहे हो, पहले रुक गए तो आप जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट एडिशनल प्रॉफिट मिल रहा है वो छोड़ रहे हो, फॉरगॉन कर रहे हो। ओके, तो इसलिए एग्जैक्टली एम आर इज इक्वल टू एम सी जहां पे रहेगा वहां पे क्वांटिटी सेट करोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होंगे। और ये जो प्रिंसिपल है ना, दिस बिहेवियरल प्रिंसिपल इज फॉर सेटिंग आउटपुट ओनली, आप आउटपुट सेट कर रहे हो, क्वांटिटी सेट करने के लिए है एम आर इज इक्वल टू एम सी। आई होप क्लियर है यहाँ तक।